हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और व्याख्या सहित। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तो हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यूज प्लस व्याख्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य और ऑप्शन डी गुप्त साम्राज्य। तो चलो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे, व्याख्या में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब व्याख्या देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, उसमें एक थी सिंधु घाटी। जब भी आपसे कहीं क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, सबसे प्राचीन काल सभ्यता थी, या पूछा जाए कि अगर सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, कौन सी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। कभी पूछे आपसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस सभ्यता के प्रमुख नगर थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर या कहें प्रमुख नगर थे तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। ठीक है, इससे सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, किस नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी तो सिंधु नदी पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी काकतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन बी मौर्य वंश। चलो इसकी व्याख्या आप देख लेते हैं। व्याख्या, अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे। कभी आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश के महान सम्राट कौन थे, तो आपका आंसर होगा अशोक, जिन्होंने लगभग 669 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये बताइए कौन से शासक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया? तो अशोक। अशोक अपने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए प्रसिद्ध हुआ। आप ये बताइए कि आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन कि आप ऐसा कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो आपका आंसर होगा अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चला। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म अपनाया, ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चला, तो आपका आंसर होगा अशोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या कहें समुद्रगुप्त के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, अशोक के दरबार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। आइए चलो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। व्याख्या, मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? एक ग्रीक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने भारत के बाद में एक पुस्तक लिखी उसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य और भारतीय समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य और भारतीय समाज की महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी बुक में मिलती है, तो आपका आंसर होगा इंडिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई साहब, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन सी 16। आइए चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में कितने जनपद थे,
तो आपका आंसर हो जाएगा 16। जो 600 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आए, इनमें से मगध, कौशल, वज्जी, अवंती और कुरु प्रमुख क्षेत्र थे। आपसे पूछा जाएगा कि मगध, कौशल, वज्जी, अवंती और कुरु प्रमुख क्षेत्र है कहाँ के? महाजनपद काल के। ठीक है। महाजनपद राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य है। महाजनपद राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य थे जिन्होंने बाद में बड़े साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने किस युद्ध के बारे में बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बारे में बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में आपका आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस युद्ध में भयंकर रक्तचाप हुआ था, तो आपका आंसर होगा कलिंग युद्ध, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म के सिद्धांत का पालन करना शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस शासक ने धर्म के सिद्धांतों का पालन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? आपका प्रश्न है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी चोल साम्राज्य, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कौन था? यह कौन सी क्षेत्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना। पाटलिपुत्र का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ और ऑप्शन डी चाणक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंसेंट स्मिथ। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था क्योंकि समुद्रगुप्त ने अनेक विजयों के माध्यम से भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी गीता। तो आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? बताओ किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी गीता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है? तो आपका आंसर होगा अर्थशास्त्र, जिसमें चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। जिसे किसने लिखा था? चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आई होप ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहाँ, ऑप्शन डी औरंगजेब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहाँ।
ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ठीक है। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अपनी जो बेगम थी या अपनी जो पत्नी थी मुमताज़ की याद में यह ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में लोग किस चीज़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग किस चीज़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए लकड़ी के घर, ऑप्शन बी ईंटों का मकान, ऑप्शन सी मिट्टी के घर, ऑप्शन डी गुफाएं। चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंटों के मकान। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से मकान और सड़कें बनाते थे और उनकी नगर नियोजन बहुत विकसित थी और घरों में नालियों को उचित व्यवस्था भी थी। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, एंड 10 क्वेश्चन आए थे, इसकी व्याख्या भी हमने बता दी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।